हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री। चैप्टर हमारा है सेकंड, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ 2025-26। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, अच्छे तरीके से समझते हुए चलना है। सिलेबस देख लीजिए, टोटल हमारे 7 चैप्टर है। आज हम चैप्टर नंबर सेकंड करने वाले हैं, ठीक है। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। क्लास 11 ESP नाम से ग्रुप है, इसमें 25,000 के करीब बच्चे जुड़े हुए हैं। आप भी इसमें जुड़ जाइए, फ्री है बिल्कुल। यहाँ पे आपको PDF नोट्स वगैरह या कोई भी अपडेट है तो आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी, ठीक है। और डिटेल में नोट्स वगैरह चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट में विजिट कर सकते हो, eklavyastudypoint.com। गूगल में जाके सर्च करना है, उसके बाद क्लास 11th में जाना है आपको। फिर अपने सब्जेक्ट, जैसे मान लो आप हिस्ट्री में जाते हो तो आपको 11th की हिस्ट्री में जाना है। ऐसे आपको नोट्स एक टेबल आ जाएगी, इसमें पहले नंबर पे आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज नोट्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे। फिर तीसरे नंबर पे आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, लॉन्ग क्वेश्चन हो गए, ठीक है, मैप वगैरह हो गया। इस तरीके से पूरी टेबल मिल जाएगी, आप वहां पे आराम से देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए यहाँ पे हमको क्या समझना है, चैप्टर का नाम क्या था, उसका मतलब समझना है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। चैप्टर का नाम था 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि एक ऐसे साम्राज्य की यहाँ पे बात चल रही है जो कि बहुत बड़ा साम्राज्य था और वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, ठीक है। तो वो साम्राज्य कौन सा था, वो रोमन साम्राज्य था, ठीक है। यानी रोमन साम्राज्य एक बड़ा साम्राज्य था और 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। इतना हमने समझ लिया। अब महाद्वीप का क्या मतलब है, मान लीजिए आपको यही नहीं पता कि महाद्वीप क्या होता है, तो फिर आप कैसे उस चीज को समझ पाओगे, ठीक है। तो हमको पहले पता होना चाहिए कि महाद्वीप क्या होता है, ठीक है। तो चलिए एक पिक्चर देखते हैं, कि इमेज देखते हैं, एक मैप देखते हैं, वहां से समझेंगे। पहले देखिए आपके सामने एक मैप है, बहुत ध्यान से देखो इसे। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि ये सब क्या है, ये समुद्र है, यानी यहाँ पे पानी है। जहां जहां पे मैं पेन चला रहा हूँ ये सारा पानी है, ठीक है। इसको आप महासागर कह सकते हैं, सागर कह सकते हैं, समुद्र कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहो। बस आप ये समझ लो कि ये सारा पानी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, वर्ल्ड मैप है आपके सामने, चारों तरफ हर जगह आपको पानी दिख रहा है, लेकिन पानी के बीच में आपको क्या दिख रहा है, ये जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। ये जमीन का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको जमीन का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी आपको जमीन का टुकड़ा दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये जो जमीन के टुकड़े हैं जो महासागरों के बीच में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसी को महाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब किताब वाली लैंग्वेज जो होती है उसमें समझते हैं। देखिए महाद्वीप क्या होता है, आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे कि महाद्वीप जो होते हैं वो समुद्र के बीच ऐसे भूखंड, भूखंड मतलब भूमि का टुकड़ा, ऐसा भूमि का टुकड़ा है जिसमें कई सारे देश स्थित हो जाते हैं। यानी कि महाद्वीप जो है समुद्र के बीच में भूमि का वो विशाल, वो बड़ा टुकड़ा है, ऐसा टुकड़ा जिसमें बहुत सारे देश आ जाते हैं। यानी इतने बड़े बड़े ये मतलब टुकड़े हैं जमीन के, इन्हीं को महाद्वीप कहा जाता है। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, देखिए ये क्या है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, तो यहाँ पे बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, यहाँ पे भी बहुत सारे देश आपको देखने को मिलेंगे। ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो इसमें भी बहुत सारे देश आपको देखने को मिलते हैं। फिर आपको यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं, एशिया महाद्वीप में बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे देश देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये महाद्वीप है। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना है, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यानी कि एक ऐसा साम्राज्य जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। यानी जो अफ्रीका में भी फैला हुआ था, उसका कुछ हिस्सा यूरोप में भी आता था और उसका कुछ हिस्सा पश्चिमी एशिया में भी आता था, ठीक है। यानी अफ्रीका में भी दिखेगा आपको, वो यूरोप में भी दिखेगा और एशिया में भी दिखेगा। तो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ जो साम्राज्य है इसको कहा जाता था रोमन साम्राज्य, ठीक है। क्या कहा जाता था, रोमन साम्राज्य। तो चलिए अच्छे से समझते हैं डिटेल में। महाद्वीप क्या है, आप आराम से बता दोगे कि महाद्वीप समुद्र, या फिर समुद्र की जगह आप महासागर भी लिख सकते हो, ठीक है। महाद्वीप महासागर के बीच में ऐसा भूखंड है जिसमें कई सारे देश आ जाते हैं। ये सारे महाद्वीप हैं आपके सामने, ध्यान से देखिए, 7 महाद्वीप हैं टोटल। अब इसमें से हमें 3 महाद्वीप पे फोकस करना है, बाकी को आप देखो चाहे ना देखो कोई मतलब नहीं है। वो 3 महाद्वीप कौन से हैं, वो यूरोप, एशिया और अफ्रीका है, क्योंकि ये जो रोमन साम्राज्य था ना वो इन्हीं 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, इसीलिए हमको ये 3 महाद्वीप अच्छे से समझना है, ठीक है। आगे चलते हैं। रोमन साम्राज्य जो है दूर दूर तक फैला हुआ था। ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, हमने समझ लिया। यूरोप में फैला हुआ था, उत्तरी अफ्रीका में फैला हुआ था, पश्चिमी एशिया में फैला हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, किन किन टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें हम पढ़ेंगे रोमन साम्राज्य जो था वहां पे राजनीतिक ताकत कौन सी थी, यानी कौन कौन से शासक आए जिन्होंने रोमन साम्राज्य को संवारा। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे कि रोमन साम्राज्य के जो लोग थे यानी वहां पे रहने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन से सामाजिक समूहों में विभाजित थे, यानी वहां पे वर्ग जो सिस्टम था वो भी था, तो वो कौन कौन से वर्ग थे। फिर इनका जो लोकल कल्चर था, इनकी जो लोकल लैंग्वेज थी, स्थानीय भाषाएं वगैरह थी, उसको समझेंगे। महिलाओं की यहाँ पे क्या कानूनी स्थिति थी इसको समझेंगे। अर्थव्यवस्था को समझेंगे, वहां पे दास श्रम का क्या महत्व था ये भी समझेंगे। यहाँ की जनता को स्वतंत्रता थी या यहाँ की जनता को स्वतंत्रता नहीं थी ये भी समझने वाले हैं। फिर 5वीं शताब्दी या उसके बाद के समय में जो पश्चिम में साम्राज्य जो था वो कैसे छिन्न भिन्न हो गया, ठीक है, और पूर्वी आधे भाग में वो कैसे समृद्ध बना रहा, इसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये देखिए ये सारे टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ध्यान से इन पॉइंट को देख लीजिए। अब चलते हैं एक एक करके सारे पॉइंट को अच्छे तरीके से समझते हैं। बहुत ध्यान से देखना है आपको वीडियो को, ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिए। पहला टॉपिक है हमारा कि रोमन इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत, यानी रोमन साम्राज्य के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में जो हमको जानकारी मिली है वो कहाँ से मिली है, उसके मेन स्रोत क्या है। ठीक है, तो स्रोत क्या हो सकते हैं आप खुद से सोचिए, दिमाग लगाइए क्या स्रोत हो सकते हैं। तो स्रोत में आप कहोगे हो सकता है वहां पे कुछ भवन मिले हों, ठीक है, या आप कहोगे कुछ मूर्तियां मिली हो जिससे जानकारी मिलती हो, कुछ सिक्के भी मिले हो सकते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखे मिले हो सकते हैं, कोई किताब या कोई साहित्य मिल सकता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें मिल सकती है। तो समझते हैं क्या कि आखिर वो स्रोत है कौन से। तो देखिए इतिहासकारों के पास स्रोत सामग्री का विशाल भंडार था जिससे कि हमको रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इसको हम 3 कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है पाठ्य सामग्री, यानी ऐसी सामग्री जिसको पढ़ा जा सकता है, जिससे रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी जिसमें लिखी थी तो लोगों ने पढ़कर वहां से जानकारी ले ली, तो वो पाठ्य सामग्री हो गया। फिर दूसरा है डॉक्यूमेंट, यानी जो दस्तावेज होते हैं ये। तीसरा है भौतिक अवशेष, कुछ भौतिक अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। पाठ्य सामग्री उस समय के व्यक्तियों के द्वारा लिखा गया उस काल का इतिहास जो है इसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। यानी कि पाठ्य सामग्री में आप ऐसे कह सकते हो कि उस समय के जो व्यक्ति थे उनके द्वारा जो लिखा गया, जो भी लिखा गया है वो हमको मिला है, उससे रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसको वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये हर साल लिखा जाता था। ठीक है, हर साल लिखा जाता था, इसीलिए इसको वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। इसके अलावा कुछ लेटर मिल गए हैं जो पत्र होते हैं, कुछ प्रवचन मिल गए हैं, कुछ लेक्चर मिल गए हैं और कुछ कानून से रिलेटेड बातें लिखी मिली है जिससे रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, सिंपल है। ये तो हमने पाठ्य सामग्री देख लिया। अब आगे चलते हैं, दस्तावेज देखते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट भी मिले हैं। देखिए एक पौधा होता था, एक पेड़ होता था जिसको पेपाइरस कहा जाता था। ठीक है, ये जो पेपाइरस पौधा होता है इसके पत्ते जो होते थे उस पे कुछ पांडुलिपियां लिखी मिली है। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको मैन्युस्क्रिप्ट भी कहा जाता है अंग्रेजी में। पांडुलिपि का मतलब होता है हाथ से लिखी हुई, यानी मान लो कोई हाथ से लिखा हुआ कुछ भी मिले तो वो पांडुलिपि आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि हाथ से लिखा हुआ है। पहले के समय में जब छपाई तकनीक नहीं थी तो हाथ से ही तो लिखा जाता था, किताबें भी जो होती थी वो हाथ से लिखी जाती थी। ठीक है, तो पांडुलिपियां मिली हैं। फिर पेपाइरस जो है एक सरकंडे जैसा पौधा होता था जो कि मिस्र में जो नील नदी है उसके पास उगा करता था, उसका इस्तेमाल करते थे लेखन सामग्री के लिए। ठीक है, हजारों की संख्या में संविदा पत्र यानी कॉन्ट्रैक्ट पेपर हो गए, लेख हो गए यानी आर्टिकल वगैरह हो गया, संवाद पत्र हो गया, सरकारी जो दस्तावेज होते हैं, ये सारी चीजें इस पर लिखी हुई पाई गई है। तो इससे भी कुछ हमें रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इसके अलावा अभिलेख, अभिलेख आप जानते हो पत्थर में जो छेनी हथौड़ी से उसको खोद खोद कर उस पर लिखा जाता है तो उसको अभिलेख कहा जाता है। ये धातु पे भी लिख सकते हैं, पत्थर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभिलेख जो है पत्थर की शिला के ऊपर खोदे जाते थे, इसलिए ये नष्ट नहीं हुए और बहुत बड़ी मात्रा में यूनानी और लातिनी भाषा में उस समय के अभिलेख पाए गए हैं। ठीक है, तो अभिलेखों से हमको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा भौतिक अवशेष, भौतिक अवशेष मतलब जो चीज हमें चारों तरफ दिख सकती है। ठीक है, जैसे मान लो खुदाई हुई रोमन साम्राज्य में, खुदाई में जो जो चीजें मिल गई वो सब भौतिक अवशेष में आ जाएगा। जैसे मान लो मिट्टी का बर्तन हो गया या कोई भवन स्मारक हो गया,
कोई मूर्ति हो गई, ठीक है, कोई सिक्का हो गया, तो ये सब किस में आता है? भौतिक अवशेष में। तो रोमन साम्राज्य से कुछ भौतिक अवशेष भी मिले हैं जिससे उस समय की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब बात करते हैं भौतिक अवशेषों की। देखिए, भौतिक अवशेषों में उन वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो मुख्य रूप से जो पुरातत्व की खुदाई होती है ना, खुदाई या सर्वे होता है, उसके समय जो भी मिलती है। जैसे कि एग्जाम्पल है, कोई इमारत मिली हो, कोई स्मारक मिल गया हो, मिट्टी का कोई बर्तन मिल गया हो, कोई सिक्का मिला हो, कोई मूर्ति मिली हो, या फिर अन्य प्रकार की कोई संरचना, कोई स्ट्रक्चर, कोई नहर का सबूत मिला हो, कोई कुएं का सबूत मिला हो, वो सब क्या आता है? भौतिक अवशेष में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे रोमन साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। तो रोमन साम्राज्य के जानकारी के स्रोत क्या है, आप ये बताओगे। और मैं आपको पहले बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में आपसे पूछा जाता है कि रोमन साम्राज्य की जानकारी के प्रमुख स्रोत पे चर्चा कीजिए, तो आपको ये बताना था। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की। रोमन साम्राज्य इतना बड़ा था, इतना विशाल था, इतना मजबूत था, सब कुछ सही था, लेकिन एक कमी थी। वो कमी क्या थी? रोमन साम्राज्य के समय में एक और साम्राज्य था जिसको ईरान का साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। इनके बीच में चलता था कंपटीशन, यानी रोमन साम्राज्य वर्सेस ईरान साम्राज्य। इनके रिश्ते भी सही नहीं थे, इनके बीच में संघर्ष था, लड़ाई झगड़े चलते थे, कंपटीशन चलता था। तो ये इनके लिए थोड़ी सी समस्या वाली चीजें थी। चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए, ईसा मसीह के जन्म से लेकर 7वीं शताब्दी तक की जो अवधि है, यहाँ पे क्या था कि ज्यादातर जो यूरोप हो गया, उत्तरी अफ्रीका हो गया, मध्य पूर्व तक विशाल क्षेत्र में दो शक्तिशाली साम्राज्य होते थे। ये दोनों शक्तिशाली साम्राज्य जो थे यहाँ पे शासन करते थे। एक साम्राज्य था जिसको रोमन साम्राज्य कहा जाता है, एक साम्राज्य था जिसको ईरानी साम्राज्य कहा जाता है या फिर ईरान का साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। इनके बीच में क्या था? बहुत तगड़ा कंपटीशन था, यानी प्रतिद्वंदता थी, कंपटीशन था। और ये आपस में लड़ते रहते थे, संघर्ष चलता था, इनकी आपस में नहीं बनती थी। ये साम्राज्य एक दूसरे के बिल्कुल पास में थे और एक फरात नदी थी जो इनको अलग करती थी, ठीक है। देखिए, मान लीजिए फरात नदी है, एक इसके एक तरफ आप मान लीजिए रोमन साम्राज्य है, तो दूसरी तरफ इसके क्या हो जाएगा? ईरान का साम्राज्य हो जाएगा। ये नदी इनको अलग करती है और इनके बीच में रहता है कंपटीशन, लड़ाई झगड़ा संघर्ष, ठीक है। तो ये था। आगे चलते हैं। एक बार ना आप मैप को ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक मैप है, इसको ध्यान से देखिए। देखिए, ये जो है इधर ईरान आ जाएगा, ठीक है। ये जो है हिस्सा ईरान का आ जाएगा और ये जो हिस्सा ये रोमन साम्राज्य का आ जाता है। तो इस तरीके से ये आसपास दोनों साम्राज्य थे। अब थोड़ा सा एनसीईआरटी की कटिंग ले रखी है मैंने, इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो लाइनें ऐसी है जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। यहाँ से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते हैं। देखिए, यूरोप और अफ्रीका के महाद्वीप एक समुद्र के द्वारा एक दूसरे से अलग किए हुए हैं, जो पश्चिम में स्पेन से लेकर पूर्व में सीरिया तक फैला हुआ है, ठीक है। इस समुद्र को भूमध्य सागर कहा गया है। कहने का मतलब है जो यूरोप महाद्वीप है और जो अफ्रीका महाद्वीप है, उसके बीच में एक समुद्र है, उससे वो दोनों अलग हो जाते हैं, ठीक है। एक तरफ यूरोप आ जाता है तो दूसरी तरफ कौन सा महाद्वीप आ जाता है? अफ्रीका आ जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर, ठीक है। अब चलते हैं मैप में, आपको मैप में अच्छे से समझ में आएगा। देखो, मैंने मैप ना थोड़ा जूम कर रखा है, ये अफ्रीका है, ठीक है, अफ्रीका है, और ये ऊपर यूरोप है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो आपको यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ पे आपको ये समुद्र दिख रहा है या ये जो सागर दिख रहा है, इसकी बात यहाँ पे हम कर रहे थे, ठीक है। ये ऊपर यूरोप है और नीचे अफ्रीका है और बीच में ये पड़ता है। इसको क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था, इसको भूमध्य सागर कहा जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से शुरू होता है? स्पेन के यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे सीरिया के पास में आपको खत्म दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से ये था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब वापिस से देखो, इसे भूमध्य सागर कहा जाता है और उन दिनों में ये रोम का हृदय कहलाता था, क्योंकि रोमन साम्राज्य का हृदय कहलाता था। इसके आसपास में जो देश या जो क्षेत्र बसे हुए हैं वो सब रोमन साम्राज्य के कंट्रोल में थे, उसके वर्चस्व में हुआ करते थे, ठीक है, जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। अब आगे चलते हैं और डिटेल में थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे एक दूसरा भी सागर है, उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी है, ठीक है। रोमन साम्राज्य तो हमने पढ़ लिया कि यहाँ पे यूरोप भी आ जाता है, इसमें पश्चिमी एशिया भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इसमें अफ्रीका भी देखने को मिलेगा। हमने ईरान का साम्राज्य तो देखा नहीं मैप में, तो ईरान का साम्राज्य कहाँ पे? ये देखिए, ये जो सागर है ना, इसको कहा जाता है कैस्पियन सागर, ठीक है। कैस्पियन सागर जो है उसके जस्ट नीचे अगर आप देखोगे तो आपको ईरान दिखाई दे रहा है,
पहले इसका नाम पर्शिया हुआ करता था, ठीक है, एक समय में। ये ईरान है, ईरान का यहाँ पे पूरा वर्चस्व था, खाड़ी देशों में भी इसका वर्चस्व था, यहाँ तक कि अफगानिस्तान में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ तक ये फैला हुआ था। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि रोम साम्राज्य हमने पढ़ लिया है। इसके बाद कैस्पियन सागर की बात करें तो ये कैस्पियन सागर है, इसके दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे अरब वाला हिस्सा आ जाता है। ये पूरा हिस्सा जो था वो ईरान के कंट्रोल में था। अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा जो था वो ईरान के कंट्रोल में उस समय में होता था। और ये जो दो महान शक्तियां हैं ये दुनिया के उस अधिकांश भाग को आपस में बांट रही थी, ठीक है, जिसे चीनी लोग यानी चाइना के लोग जो हैं ताचिन कहा करते थे, यानी उस क्षेत्र को चाइनीज लैंग्वेज में ताचिन कहा जाता था, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको डाउट है, दिक्कत है, तो आप वीडियो को 2 बार देखिए, अच्छे से देखिए, समझ में आपको अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक टॉपिक खत्म हो जाता है। टॉपिक है हमारा रोम साम्राज्य का आरंभिक काल। देखिए, जब भी हम रोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम 2 चरण में बांट के पढ़ेंगे, ठीक है। 2 चरण कौन से हैं? एक को हम पूर्ववर्ती कहते हैं और दूसरे को हम परवर्ती कहते हैं। यानी कि पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य यानी कि पहले का, और परवर्ती यानी कि बाद का, ठीक है। इसको समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य की। तो 3री शताब्दी तक के मुख्य भाग तक की संपूर्ण अवधि को पूर्ववर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। यानी कि 3री शताब्दी तक का जो मेन हिस्सा था उसको पूर्ववर्ती कहा जाता है, और 3री शताब्दी के जो बाद की अवधि है उसको परवर्ती रोमन साम्राज्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमें पता लग गया कब पूर्ववर्ती और कब परवर्ती है। अब क्या करते हैं, पूर्ववर्ती यानी कि जिसको हम आरंभिक काल मानते हैं, शुरुआत का मानते हैं, उसको समझ लेते हैं। तो देखिए, रोमन साम्राज्य में गणराज्य यानी कि रिपब्लिक एक ऐसी शासन व्यवस्था थी जिसमें वास्तविक सत्ता सेनेट के हाथ में थी। बहुत ध्यान से समझना है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखिए, रोमन साम्राज्य था ना, वहां पे शासन व्यवस्था कैसी थी ये आपको समझना है। तो उसको गणराज्य या फिर रिपब्लिक शासन व्यवस्था कहा जाता था। असली सत्ता यानी असली ताकत जो थी वो सेनेट के हाथ में होती थी। सेनेट एक संस्था है या फिर सेनेट कुछ लोगों का ग्रुप है, जो ताकतवर लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, अभिजात वर्ग के लोग हैं, उनको सेनेट कहा जाता है। ये समझ लीजिए। देखिए, सेनेट एक संस्था थी जिसमें धनवान यानी जो पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, धनवान परिवारों के एक छोटे से समूह का बोलबाला रहता था जो कि अभिजात कहलाता था, ठीक है। अब अभिजात और धनवान कौन है? देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा धन हो, बहुत सारा पैसा हो, जिसके पास ताकत हो, जिसके पास सत्ता तक पहुंच हो, ठीक है, ऐसे लोगों को अभिजात कहा जाता है। इन लोगों का समूह था वो सेनेट को बनाता था, यानी वो सेनेट के मेंबर होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे रिपब्लिक जो शासन व्यवस्था थी, इसमें अभिजात वर्ग की सरकार का शासन सेनेट नामक संस्था के माध्यम से चलता था, ठीक है। शासन किसके द्वारा चलाया जा रहा है? सेनेट नाम की संस्था के द्वारा चलाया जा रहा है। और उस सेनेट में होते कौन है? अभिजात वर्ग के लोग होते हैं, यानी कि अमीर लोग होते हैं, ठीक है, पैसे वाले लोग होते हैं। ये आपको समझना था। गणतंत्र 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक चला। कब से कब तक चला था? 509 बीसी से लेके 27 बीसी तक चला था। अब आपके मन में हो सकता है, कुछ बच्चों के मन में आए कि 509 से 27 यानी उल्टा क्यों चल रहा है? 27 से 509 तो सुना होगा, लेकिन 509 से 27 कैसे सुन लिया? ये आपको थोड़ा अलग लग रहा होगा। तो देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ईसा पूर्व की बात चल रही है, यानी कि बीसी की बात चल रही है, ठीक है। ईसा पूर्व हिंदी में कहते हैं, और यहाँ पे ईसवी की बात नहीं चल रही है। ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है, इस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप सर्च करके आप उसे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इस समय से इस समय तक यहाँ पे रिपब्लिक वाला शासन था, यानी सेनेट के हाथ पे पावर थी। अब देखो क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसे ध्यान से समझना। लेकिन 27 ईसा पूर्व में जूलियस सीजर का जो दत्तक पुत्र था, ठीक है, यानी जो जिसका नाम था ऑक्टेवियन, इसने उसका तख्ता पलट कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली, ठीक है। इसने क्या करा? तख्ता पलट कर दिया और जो शासक था उसको हटा दिया और उसके बदले में अपने हाथ में पावर ले ली। और इसने किसके नाम से शासन चलाया? इसने ऑगस्टस नाम से शासन चलाया था, ठीक है। रोम का सम्राट बन गया था और ऑगस्टस नाम से शासन चलाता था। जूलियस सीजर का ये पुत्र था। कैसा पुत्र था? दत्तक गोद लिया हुआ पुत्र था। और इसने क्या करा था? ऑक्टेवियन जो है, इसने उसका तख्ता पलट करके अपने नाम से ऑगस्टस नाम से शासन चलाना शुरू कर दिया था। अब देखो, ध्यान से समझना, अभी तक हमने क्या पढ़ा
कि सेनेट के हाथ में पावर होती थी। सेनेट कौन है? अमीर लोगों का एक ग्रुप है, आप ऐसा मान लीजिए, अमीरों का एक ग्रुप है। सेनेट एक संस्था है, ये शासन चलाती है, ठीक है। अभी तक ऐसा होता था। अब आ गया है नया शासक, ऑगस्टस के नाम से ये शासन चला रहा है। अब देखो क्या परिवर्तन होता है, ये आपको समझना है। ऑक्टेवियन इसको कहा जाता है, इसने लेकिन शासन किसके नाम से चलाया था? ऑगस्टस के नाम से इसने शासन चलाया था, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। अब सेनेट की सदस्यता जो थी वो जीवन भर चलती थी। कहने का मतलब है जो सेनेट का मेंबर है वो लाइफ टाइम सेनेट का मेंबर रहेगा। उसके लिए जन्म की अपेक्षा धन और पद प्रतिष्ठा को ज्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। ये नहीं देखा जाता था किसका जन्म कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, जन्म को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। पैसा किसके पास कितना है ये इंपॉर्टेंट था। प्रतिष्ठा, समाज में उसका क्या रुतबा है, उसकी क्या इज्जत है, क्या गरिमा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जन्म का कोई उतना महत्व नहीं था। पहला सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में जो राज्य स्थापित करा, यानी जो शासन व्यवस्था स्थापित की गई, उसको किस नाम से जानते हैं? प्रिंसिपेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसको प्रिंसिपेट कहा जाता है। इसने क्या करा? शासन में आके बहुत सारे बदलाव शुरू करे। अब समझिए क्या बदलाव शुरू करे। देखिए, ऑगस्टस एक छत्र शासन था, यानी ऑगस्टस का बिल्कुल एक तरफा शासन था और सत्ता का वास्तविक स्रोत वही था। यानी अब सेनेट के हाथ से पावर कमजोर हुई है, किसके हाथ में आ गई? सम्राट, सम्राट के हाथ में ज्यादा पावर है। ऑगस्टस जो है वो सम्राट है, यही सब कुछ चलाएगा, जो ये कहेगा वही माना जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी इस कल्पना को जीवित रखा गया कि केवल एक प्रमुख नागरिक था, निरंकुश शासक नहीं था, ठीक है। अब समझिए क्या खेल चल रहा है यहाँ पे। ऑगस्टस ने अपना शासन हथिया लिया है, सत्ता में आ गया है, ठीक है, शासन चला रहा है और असली पावर इसी के पास है, जैसा चाहिए वैसा कर सकता है। लेकिन इसने फिर भी ये नहीं दिखाने की कोशिश करी कि मैं ताकतवर हूं, मैं ही सब कुछ चलाऊंगा। इसने ये दिखाने की कोशिश करी कि ये कोई तानाशाही शासक नहीं है, ये तो एक नागरिक है, ये तो रोमन साम्राज्य का एक नागरिक है। इस तरीके से दिखाने की कोशिश करी और ऐसा सेनेट को सम्मान प्रदान करने के लिए किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि अभी तक असली जो ताकत होती थी वो सेनेट के हाथ में होती थी। अब सेनेट के हाथों से ताकत फिसल रही है, ठीक है, ताकत जा रही है, जो असली सत्ता है वो ऑगस्टस के पास जा रही है। तो ऑगस्टस नहीं चाहता था कि सेनेट को, मतलब सेनेट को ये फील होए या सेनेट का सम्मान कम होए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। ये इसने उसको सम्मान देने के लिए अपने आप को एक नागरिक बताना शुरू कर दिया, ठीक है, और निरंकुश शासक अपने आप को नहीं दिखाता था ये। नेक्स्ट है हमारा, सेनेट ऐसी संस्था थी जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक यानी गणतंत्र होता था, सत्ता पर अपना नियंत्रण रखा था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब रोम एक रिपब्लिक होता था उस समय में सेनेट बहुत ताकतवर होती थी, सेनेट के हाथ में ही असली पावर थी। लेकिन ऑगस्टस ने धीरे धीरे पावर अपने हाथ में ले लिया, ठीक है। रोम में सेनेट संस्था का अस्तित्व कई शताब्दियों तक रहा। अब ये मत समझ लेना कि सेनेट के हाथ में अब पहले जैसी पावर नहीं रही तो सेनेट खत्म हो गई। सेनेट संस्था अभी भी है, बस पावर कम ज्यादा ये चल रहा है, ठीक है। आगे देखो क्या होता है। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसने उन दिनों में जब रोम एक रिपब्लिक गणतंत्र होता था, कभी रिपब्लिक होता था, सत्ता पे अपना कंट्रोल रखा था। रोम में सेनेट संस्था का अस्तित्व जो था कई शताब्दियों तक रहा, ठीक है। ये 2 बार हमने पढ़ लिया है, रिपीट हो गया ये, ठीक है। आगे देखते हैं। सेनेट एक ऐसी संस्था थी जिसमें कुलीन और अभिजात यानी रोम के जो अमीर परिवार थे उनका प्रतिनिधित्व था। ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जितने भी अमीर लोग होते थे, जो बहुत पैसे वाले लोग होते थे, वो सब सेनेट के मेंबर होते थे ज्यादातर, ठीक है। तो ये हमने पहले ही पढ़ लिया है। लेकिन आगे चलकर इसमें इटालियन, इतावली का मतलब होता है इटालियन मूल के जो जमींदार थे वो भी इसमें शामिल हो गए, यानी सेनेट के अंदर अब इटालियन भी शामिल होते जा रहे हैं, जमींदार, ठीक है। रोम के इतिहास की जो ज्यादातर पुस्तकें थी, किताबें थी, वो या तो यूनानी में मिलेगी आपको या लातिनी, लैटिन जो भाषा होती है इसमें लिखी जाती थी, ठीक है। सम्राट की जो परख होती थी वो इस बात से करी जाती थी कि सम्राट का व्यवहार सेनेट के प्रति कैसा है। मान लो अगर कोई सम्राट है, वो सेनेट संस्था को के प्रति उसका बहुत अच्छा व्यवहार है तो उसको अच्छा शासक मानेंगे। लेकिन अगर मान लो सम्राट का सेनेट के प्रति बुरा व्यवहार है तो उसको कैसा माना जाएगा? बुरा शासक माना जाएगा, ठीक है, यानी कि उसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो सम्राट की जो परख होती थी वो उसके व्यवहार पे होती थी कि सेनेट के साथ वो कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। कुछ सेनेटर गणतंत्र युग में लौटने के लिए तरसते थे। अब वापिस से देखिए, जो पहले का शासन था, जब सेनेटर जो होते थे, सेनेट के जो सदस्य होते थे,
उनके उनके पास पावर ज्यादा होती थी, ठीक है, सत्ता में कहीं ना कहीं उन्हीं के द्वारा शासन चलाया जा रहा था, तो सब कुछ अच्छा था। तो कुछ लोग वापस से उसी युग की बात करते थे कि काश हम वापस से वहीं चले जाएं, फिर से हमारा शासन आ जाए, हमारे पास पावर आ जाए, ठीक है, ऐसा सोचते थे। लेकिन ज्यादातर सेनेटर जो थे वो ये जान चुके थे कि अब ऐसा हो पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑगस्टस है उसने कहीं ना कहीं अपना दबदबा ऐसा बना लिया है कि अब वो सेनेट को वापस से उस प्रकार की पावर में आने नहीं देगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमने दो चीज पढ़ी है। सेनेट बहुत ताकतवर संस्था थी, ठीक है। सेनेट कैसी संस्था थी? ताकतवर संस्था थी। ये क्या चलाती थी? एक समय में शासन चलाती थी, जब रिपब्लिकन शासन होता था, ठीक है, गणतंत्र होता था। लेकिन फिर हमने क्या पढ़ा कि सेनेट से पावर चली गई सम्राट की ओर। सम्राट जो ऑगस्टस है उसने सारी पावर अपने हाथ में ले ली और अपने तरीके से चला रहा है वो, ठीक है। यानी यहाँ पे दो चीजों के बारे में पढ़ लिया हमने, एक तो सम्राट, दूसरा सेनेट। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा भी महत्वपूर्ण वर्ग है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेना, ठीक है। यानी कि जो आर्मी है यहाँ पे वो भी इंपॉर्टेंट संस्था है। तो मुख्य संस्था मान लीजिए आप इसको। फारस में आपको, फारस जो था वहां पे बलात् भर्ती वाली सेना के बारे में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन रोम में एक व्यावसायिक सेना थी। फारस में बलात् भर्ती वाली सेना का मतलब जिसको कंपलसरी कर दिया जाए, जबरन कि आपको काम करना ही है, सैनिक आपको बनना ही है, ऐसा फारस में होता था। लेकिन रोम में ऐसा नहीं था। रोम में एक प्रोफेशनल सेना थी, जिनको प्रोफेशनल सेना का मतलब है पूरा एक डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, सेना का। फिर उसमें लोगों को सैलरी पे रखा जाएगा, यानी लोगों को, जो सैनिक होंगे वो फुल टाइम सैनिक होंगे, ठीक है, वो सेना का काम करते होंगे और उनको सैलरी मिलेगी। तो ऐसा होता था। अब ये बलात् भर्ती वाली सेना के बारे में समझ लीजिए। ये फारस में होता था। इसमें क्या होता था? इसमें कुछ वर्गों या समूहों के लिए जो अडल्ट पुरुष होते हैं उनको अनिवार्य रूप से सैनिक सेवा करनी पड़ती थी। अगर मान लो उनका मन नहीं है कि भाई मैं नहीं बनना चाहता हूं सैनिक, लेकिन जबरन उसको सैनिक बनना पड़ेगा, इसको कहा जाता है बलात्। लेकिन ऐसा रोम में नहीं था। रोम में थी कैसी? प्रोफेशनल सेना, ठीक है। रोम में प्रोफेशनल सेना थी। और आप मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करो, एकलव्य स्टडी पॉइंट, ये मेरा यूजर नेम है, मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं रोम की सेना के बारे में। रोम की जो सेना है इसको समझते हैं। देखिए, रोम सेना में जो प्रत्येक सैनिक होता था उसको वेतन मिलता था, यानी उसको सैलरी मिलती थी, और न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करनी पड़ती थी। यानी कि सेना में अगर कोई शामिल होएगा तो कम से कम उसको 25 साल तक सैनिक के रूप में सेवा करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा। एक वेतन भोगी सेना का होना रोमन साम्राज्य की अपनी एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, क्योंकि ऐसा बहुत कम जगह पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सेना में चौथी शताब्दी तक 6 लाख सैनिक थे। अब सोचो कितनी बड़ी सेना हो गई थी, 6 लाख सैनिक थे, ठीक है। और उसके पास निश्चित रूप से सम्राटों का भाग्य निर्धारित करने की शक्ति थी। इनके पास क्या थी? सम्राटों, जो सम्राट होते हैं उनका भाग्य निर्धारित करने की शक्ति होती थी। सम्राट सेना के दम पर ही था। अगर सेना बगावत कर दे तो सम्राट की सत्ता ज्यादा नहीं चल सकती थी, तो कहीं ना कहीं सम्राट डिपेंडेंट भी एक तरह से हो जाता था सेना पे, ये भी समझना है। आगे देखो, 3 प्रमुख खिलाड़ी हैं। सम्राट जो हमने पढ़ा, ठीक है। सेनेट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जो अमीरों की एक संस्था थी। और तीसरी है सेना। ये तीनों के तीनों महत्वपूर्ण है, जो कि हमको समझने हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। सैनिक सेवा जो है और वेतन के लिए हमेशा सैनिक क्या करते थे? आंदोलन करते थे। अब क्या होता था, कई बार ना ये जो सैनिक लोग हैं ये आंदोलन कर देते थे। किस लिए? कि भाई हमारी वेतन, हमारी सैलरी बढ़ा दो, या फिर कुछ भी इनके मुद्दे होते थे, तो ये आंदोलन बहुत करते थे। यदि सेनापतियों और सम्राट द्वारा सैनिकों की मांग नहीं मानी जाती थी, तो ये आंदोलन सैनिक विद्रोह का रूप ले लेते थे। मान लो अगर राजा ने इनकी बात नहीं मानी, सेनापति ने इनकी मांग नहीं मानी, तो ये लड़ाई झगड़ा करने लग जाते थे, ठीक है, विद्रोह करने लग जाते थे। तो ऐसा भी हो जाता था। सेनेट सेना से घृणा करती थी। अब सेनेट सेना से घृणा क्यों करती है? उससे डरती भी थी, क्योंकि सेना जो थी वो हिंसा का स्रोत थी। सैनिक जो थे वो लड़ाई आंदोलन करते थे, लड़ाई झगड़ा कर देते थे, दंगे कर देते थे, ठीक है। इसलिए सेनेट जो थी वो डरती थी, क्योंकि सेनेट में कौन थे? अमीर लोग थे, पैसे वाले लोग थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे वो, ठीक है। आगे देखो, जब सरकार को अपने बढ़ते हुए सैन्य खर्च को पूरा करने के लिए भारी टैक्स लगाने पड़े, तो जो स्थिति थी वो तनावपूर्ण हो गई। क्या हुआ कि सरकार के पास बड़ी सेना है। हमने पढ़ा ना कि
6 लाख की सेना है। अब 6 लाख सैनिक के लिए सैलरी देनी है, यानी उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। अब पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स से आएगा, क्योंकि भाई जो राजा है वो टैक्स ही तो लगाएगा। तो जब उसने टैक्स बढ़ा दिया तो ऐसे में भाई लोग परेशान होंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ जाएगा तो इतना सारा पैसा कहाँ से देंगे। तो ऐसे में स्थिति जो थी वो तनावपूर्ण हो जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सम्राट जो है, अभिजात वर्ग और सेना साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। ठीक है, यानी 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, एक तो सम्राट हो जाएगा, दूसरा अभिजात वर्ग जिसको आप सेनेट बोल सकते हो, और तीसरा हो जाएगा सेना। ये 3 प्रमुख खिलाड़ी थे। यहाँ पे आगे चलते हैं। ये देखो, सम्राट जिसके पास सत्ता थी, वास्तविक स्रोत यही माना जाता था। इसके उत्तराधिकारी बहुत सारे हुए, जैसे जूलियस सीजर था, फिर ऑगस्टस आया, टिबेरियस आया, त्राजान आया, नीरो आया, ये सारे क्या है, सम्राट है। अभिजात वर्ग में जो धनवान लोगों का समूह था, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेनेट बोलते हैं। ठीक है, ये था। और तीसरे में क्या थी, सेना थी। तो ये हमने समझ लिया, आगे चलते हैं। अलग अलग सम्राटों की सफलता इस बात पे निर्भर करती थी कि वो सेना पे कंट्रोल कैसा कर पाते हैं। अगर राजा यानी सम्राट अच्छे से सेना पे कंट्रोल कर पाता है तो वो सफल रहेगा, लेकिन अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाता है तो वो सफल नहीं हो सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, अगर सेना विभाजित हो जाए, एक अलग हो जाए, लड़ाई झगड़े पे आ जाए, तो इसका परिणाम क्या होता था, गृह युद्ध आ जाता था। यानी कई बार गृह युद्ध हो जाता था, आपस में ही लड़ जाते थे। ठीक है, इतनी बुरी कंडीशन हो जाती थी। ऑगस्टस का शासनकाल शांति के लिए याद किया जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में सब कुछ ठीक था, कोई खास प्रॉब्लम आई नहीं। ऑगस्टस के बाद उसका जो पुत्र था टिबेरियस, इसने शासन चलाया। ठीक है, टिबेरियस को ऑगस्टस ने गोद लिया था, जैसे इस ऑगस्टस को भी किसी ने गोद लिया था। ठीक है, ऐसे इसको भी इसने भी किसी को गोद लिया था। इस काल की विशेष उपलब्धि क्या है कि रोमन साम्राज्य को प्रत्यक्ष शासन का काफी विस्तार हुआ, यानी इन्होंने रोमन साम्राज्य को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया, दूर दूर तक इन्होंने फैला दिया। ठीक है, इसके लिए इन्होंने अनेक आश्रित राज्यों को रोमन साम्राज्य में मिला लिया। जो आश्रित राज्य थे, जो इन पे आश्रित थे, उनको भी मिला लिया। अब आश्रित राज्य क्या है ये समझिए। आश्रित राज्य ऐसे मान लीजिए, ऐसे स्थानीय राज्य जो रोम पे आश्रित थे, यानी छोटे छोटे राज्य हैं, लेकिन वो डिपेंडेंट किस पे हैं, रोम पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और रोम को भरोसा था कि ये शासन जो है अपनी सेनाओं का प्रयोग रोम के समर्थन में करेंगे, और बदले में रोम उनका अलग से अस्तित्व स्वीकार कर लेगा। यानी रोमन साम्राज्य में जो सम्राट था उसने बोला कि आप अलग से रहो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हम आपके साथ हैं, लेकिन जब हमको सेना की जरूरत पड़ेगी, मान लो कल को हमारा किसी से युद्ध हो जाए, हमको पड़ जाएगी सेना की जरूरत, हम आपको बोलेंगे कि हमको सेना चाहिए, तब आप हमको सेना दे देना। अगर आप हमको सेना दे दोगे तो सही तरीके से रह पाओगे। ठीक है, इस तरीके से सीधी सीधी बात कह दी थी। आगे देखो, दूसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों तक जो राज्य फरात नदी के पश्चिम में पड़ते थे उन्हें भी रोम द्वारा हड़प लिया गया था। ठीक है, यानी फरात के पश्चिम वाले हिस्से को भी रोम ने हड़प लिया, जो कि काफी समृद्ध थे। उदाहरण के लिए हेरोड के राज्य से, आप हेरोड राज्य मान लीजिए, यहाँ से 54 लाख दिनारियस, दिनारियस क्या था, इनका सिक्का होता था। ठीक है, यानी 54 लाख दिनारियस के बराबर इनको क्या मिलता था, आमदनी होती थी। दिनारियस जो था रोम का एक चांदी का सिक्का होता था, जो 4.5 ग्राम का होता था, और ये मतलब शुद्ध चांदी का सिक्का आप इसको मान सकते हैं। ठीक है, अब ये चांदी का सिक्का आपके सामने है, कुछ इस प्रकार के ये होते होंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार के चांदी के सिक्के होते थे। अगले टॉपिक की बात करते हैं। देखिए, इटली जो था ना, इटली के अलावा साम्राज्य के जो अन्य प्रांत थे, यानी साम्राज्य के सभी प्रांतों में, जो साम्राज्य के सभी क्षेत्र थे वो प्रांतों में बटे हुए थे। यानी कि इटली को अगर हम छोड़ दें तो साम्राज्य के जितने भी क्षेत्र थे वो प्रांतों में बटे थे। प्रांतों में बटे होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये क्षेत्र है, ये कई हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, इसको प्रांत कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए भारत एक देश है, बहुत बड़ा देश है। ठीक है, तो भारत में कई सारे जो राज्य हैं तो वो उसके प्रांत हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है कि इटली को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो क्षेत्र थे वो प्रांतों में बटे हुए थे, और उनसे क्या मिलता था, टैक्स वसूला जाता था। क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे, उससे राज्य की आमदनी होती थी। ठीक है, दूसरी शताब्दी में जब रोम अपने चरमोत्कर्ष पे था, यानी रोम अपनी सबसे बेहतरीन अवस्था में था, रोमन साम्राज्य, तो रोमन साम्राज्य स्कॉटलैंड से अर्मेनिया की सीमाओं तक, और सहारा में अगर हम बात करें फरात से, और कभी कभी उससे दूर तक फैल गया था। कहने का मतलब है दूसरी शताब्दी में
रोमन साम्राज्य जो था वो इतनी तेजी से फैल रहा था कि इसके अंतर्गत स्कॉटलैंड का हिस्सा भी आ गया था, अर्मेनिया वाला हिस्सा भी आ गया था, और फिर सहारा और फरात से लेकर दूर दूर तक के क्षेत्र जो थे वो रोमन साम्राज्य में जुड़ चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं। संपूर्ण साम्राज्य में दूर दूर तक अनेक नगर स्थापित किए गए। अब हुआ क्या, साम्राज्य बहुत बड़ा था, रोमन साम्राज्य जो था बहुत बड़ा था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। तो इसमें क्या किया गया, दूर दूर के क्षेत्रों में बहुत सारे नगर स्थापित कर दिए गए। नगर स्थापित करने से फायदा क्या हुआ, आपके मन में क्वेश्चन आएगा। तो नगर स्थापित करने से फायदा ये हुआ कि उन नगरों से पूरे साम्राज्य पे आराम से नियंत्रण किया जा सकता था, यानी पूरे साम्राज्य पे कंट्रोल किया जा सकता था। ठीक है, तो इन नगरों के माध्यम से पूरा जो साम्राज्य था उस पे आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था, वहां पे टैक्स वसूला जा सकता था, टैक्स की व्यवस्था को लागू किया जा सकता था। ठीक है, देखिए कुछ इस प्रकार से फैला हुआ था रोमन साम्राज्य। इसमें आपका यूरोप भी आ जाता है, ठीक है, इसमें आपका अफ्रीका वाला हिस्सा भी आ जाएगा ऊपर का, यानी उत्तरी अफ्रीका, इसमें एशिया का हिस्सा भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो रोमन साम्राज्य है वो फैला हुआ था। भूमध्य सागर के तट पर स्थापित जो शहरी केंद्र थे, भूमध्य सागर उस समय में रोमन साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। उसके आसपास के क्षेत्रों में पूरा कंट्रोल था, किसका कंट्रोल था, हमने पढ़ा हुआ है इस पे, पूरा रोमन साम्राज्य का कंट्रोल था, स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपको याद रखनी है सारी चीजें। तो देखिए भूमध्य सागर के तट पे स्थापित कुछ शहर जो थे, जिसमें कॉर्थेज आ जाएगा, नाम याद रखना, सिकंदरिया आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा एंटियोक आ जाएगा। ये साम्राज्य जो साम्राज्यिक प्रणाली थे इसके मूल आधार रहे हैं, यहीं से कहीं ना कहीं कंट्रोल भी किया जाता था और टैक्स वसूली में आसानी भी होती थी। ठीक है, इन शहरों के माध्यम से सरकार जो होती थी वो जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे उस पर कंट्रोल करती थी और अपना टैक्स लगाती थी। ठीक है, और आसानी से टैक्स को कलेक्ट भी कर पाती थी। तो इसलिए ये जो नगर थे, ये जो शहर थे, ये रोमन साम्राज्य के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, साम्राज्य को अधिकांश धन संपदा प्राप्त होती थी। ये जो शहर वगैरह होते थे, इन नगरों से साम्राज्य को बहुत पैसा मिल जाता था, टैक्स मिल जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि स्थानीय उच्च वर्ग, यानी जो वहां का लोकल उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग मतलब जो अभिजात वर्ग हो, ठीक है, उच्च वर्ग किसे कहेंगे, जिसकी समाज में ऊंची हैसियत हो, ठीक है, जो धनाढ्य हो, यानी जिसके पास पैसा हो, ठीक है, वर्चस्व जिसका हो, प्रभुत्व जिसका हो, ऐसे लोगों को हम उच्च वर्ग कहेंगे। तो जो स्थानीय उच्च वर्ग था वो रोमन साम्राज्य को कर वसूली और अपने क्षेत्रों के प्रशासन के कार्य में सक्रिय सहायता देता था। यानी कि वहां के, जैसे मान लो कोई गांव है, गांव में जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो रोमन साम्राज्य को टैक्स वसूली में मदद करते हैं। ठीक है, वहां से आसानी से टैक्स वसूली की जा सकती है और प्रशासन भी में भी वो हेल्प करते थे, तो इसलिए वो साम्राज्य के भी नजदीक थे। दूसरी और तीसरी शताब्दी के दौरान ज्यादातर जो प्रशासक थे तथा सैनिक अफसर थे इन्हीं उच्च प्रांतीय वर्गों में होते थे। ठीक है, ज्यादातर जो उस समय में सैनिक अफसर होते थे या जो प्रशासक होते थे, जो जो कर्मचारी होते थे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेसी आपने मान लीजिए, ये सब इन्हीं ऊंचे वर्गों से ही होते थे। ठीक है, इस प्रकार उनका एक नया सम्भ्रात वर्ग बन गया था, यानी इन सब लोगों का एक नया वर्ग बन गया था जो कि सेनेट के सदस्यों की तुलना में ज्यादा शक्तिशाली था। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या देखा था, जब कभी रोमन साम्राज्य में स्टार्टिंग में जब रिपब्लिक वाला सिस्टम होता था, गणतंत्र वाला शासन होता था, उस समय में सेनेट बहुत मजबूत होते थे, सेनेट बहुत ताकतवर होते थे, जैसे चाहे वैसे सत्ता चला सकते थे, सत्ता यही चलाते थे। फिर हमने क्या पढ़ा कि धीरे धीरे ऑगस्टस का शासन आता है, ठीक है, ऑगस्टस के नाम से शासन चलाया जाता है और कहीं ना कहीं सेनेट जो होता है वो कमजोर होने लगता है। लेकिन अब हमने क्या पढ़ा कि एक नया वर्ग जो है, एक ताकतवर वर्ग जो है वो उभर कर सामने आ रहा है, जिसका नाम है सम्राट वर्ग। उसको समृद्ध वर्ग कह सकते हो, सम्राट कह सकते हो, और ये सेनेट से भी ज्यादा ताकतवर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। अब देखो, क्योंकि उसे सम्राटों का समर्थन प्राप्त था, जो सम्राट वर्ग था नया, इसको जो सम्राट होते थे उनका समर्थन प्राप्त था। जाहिर सी बात है कि राजा के करीब है, तो जाहिर सी बात है कि वो ताकतवर तो होंगे, उनका वर्चस्व भी होगा। जैसे जैसे ये नया समूह उभर कर सामने आया, सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सैनिक कमान से हटाकर इस नए वर्ग के उदय को और मजबूत बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, अब जो सम्राट गैलिनस है
वो भी नहीं चाहते थे भाई, वो भी पसंद नहीं करते थे सेनेटर को, तो उन्होंने सेनेटर को धीरे धीरे से सैनिक कमान से हटा दिया। यानी उनको जो थोड़ी बहुत उनके पास पावर वगैरह बची थी या जो सैनिक कमान में ये थे, वहां से भी इनको हटा दिया गया और ये जो नया वर्ग है इसको मजबूत किया गया और ज्यादा। ठीक है, सम्राट गैलिनस ने सेनेटरों को सेना में सेवा करने या सेना तक पहुंच रखने पर बैन लगा दिया। ठीक है, गैलिनस बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि साम्राज्य का कंट्रोल, थोड़ा सा भी कंट्रोल किसी भी प्रकार से सेनेटर के हाथ में ना जाए, क्योंकि सम्राट समझते थे कि सेनेटर के हाथ में अगर कंट्रोल आ जाता है तो उससे कहीं ना कहीं जो सम्राट होता है वो कमजोर होता है। ठीक है, इसलिए सम्राट नहीं चाहते थे कि सेनेटर यानी जो सेनेट संस्था है उसके लोगों तक सत्ता या पावर पहुंचे, इसलिए उन्होंने पूरी तरीके से इनको बैन करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये हो गया, दूसरी शताब्दी तक हमने पढ़ लिया है। अब है हमारा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है? तीसरी शताब्दी का संकट। ये क्या हुआ था? देखिए, पहली और दूसरी शताब्दी जो थी ना, ये रोमन साम्राज्य के लिए बहुत अच्छी थी। क्यों अच्छी थी भाई? इस समय थी रोमन साम्राज्य में शांति, समृद्धि, यानी रोमन साम्राज्य फल फूल रहा था। ठीक है, पैसा आ रहा था, टैक्स आ रहा था, खूब मतलब विस्तार होता जा रहा था और आर्थिक विस्तार का भी प्रतीक था, क्योंकि भाई नगर बसाए जा रहे थे और सब कुछ बेहतर चल रहा था। लेकिन जो तीसरी शताब्दी जैसे ही आती है, कहीं ना कहीं हमको आंतरिक तनाव के संकेत मिलने लगते हैं, यानी कि अब सब कुछ रोमन साम्राज्य में अच्छा नहीं रहा, कुछ ना कुछ रोमन साम्राज्य में प्रॉब्लम्स आने लगी है। ठीक है, अब समझते हैं। देखिए, 225 ईस्वी में ईरान के आक्रामक वंश ससानी वंश के द्वारा बार बार रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया जा रहा था। हुआ क्या कि जो ईरान से, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था चैप्टर की शुरुआत में, कि रोमन साम्राज्य का हमेशा से संघर्ष या कंपटीशन रहता था ईरान के साम्राज्य से। अब क्या था, ईरान के जो ससानी हैं, ठीक है, ससानी वंश कहलाते हैं ये लोग बार बार रोमन साम्राज्य पे हमला कर देते थे, अटैक कर देते थे। ठीक है, आक्रमण कर देते थे। केवल 15 वर्ष के भीतर ये तेजी से फरात नदी की दिशा में फैल गया, यानी 15 साल के अंदर अंदर ये फरात नदी वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे इस दिशा में फैलने लगे थे। 3 भाषाओं में खुदे एक शिलालेख में ईरान के शासक शापुर प्रथम ने दावा किया था कि उसने 60,000 रोमन सेना का अंत कर दिया था। ठीक है, यानी 60,000 रोमन जो सैनिक थे उनको इन्होंने समाप्त कर दिया था। ऐसा एक शिलालेख मिला है जो कि 3 भाषाओं में मिला है, उससे हमको ये जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी जो थी एंटियोक, यानी रोमन साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी एंटियोक, इस पे भी कब्जा हो गया था, यानी इसको भी कब्जा लिया गया था। कई जर्मन मूल की जो जनजाति थी, ठीक है, जैसे एलमनार्ड, फ्रैंक, गोथ, इन्होंने राइन और डैन्यूब नदी की जो सीमा है उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया और रोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया तथा कई क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। यानी कि जो जर्मन मूल की जो जनजातियां थी, ठीक है, इसमें आपका एलनमार, फ्रैंक, गोथ, ये सारी जनजाति आ जाएगी। इन्होंने क्या करा, राइन और डैन्यूब नदी की सीमा की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और रोमन साम्राज्य का जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था उसको इन्होंने कब्जाना शुरू कर दिया, यानी उसको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। ठीक है, फिर देखो, तीसरी शताब्दी में थोड़े थोड़े अंतर से अनेक सम्राट जो है वो आते गए और जाते गए। कहने का मतलब है, सम्राट जो थे तीसरी शताब्दी में वो लंबे वर्ष तक शासन नहीं कर पाए। आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते ऐसा हुआ होगा कि मात्र 47 साल में, ठीक है, 50 साल भी नहीं है ये तो, 47 ईयर्स में ही 25 शासक बदल दिए गए। ठीक है, 25 शासक बदल दिए गए। आप सोचो कि कितना कम कार्यकाल रहा होगा उनको। कोई 1 साल काम कर, कोई मतलब सम्राट रहा होगा, कोई 6 महीने रहा होगा, कोई 2 साल, इस तरीके से। मतलब 47 वर्ष में ही 25 सम्राट जो थे आए और गए। इससे क्या पता लगता है? इससे हमको ये पता लगता है कि ये जो अवधि थी ना, इसमें साम्राज्य को बेहद तनाव की स्थिति से गुजरना पड़ा, क्योंकि अगर एक सम्राट होता तो वो अच्छे से शासन व्यवस्था चला पाता। एक के बाद दूसरा आ रहा है, दूसरे के बाद तीसरा आ रहा है, तीसरे के बाद चौथा आ रहा है, तो इस तरीके से चीजें नहीं चलती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंग साक्षरता और संस्कृति। ठीक है, कल्चर को भी देखेंगे हम, एजुकेशन को भी यहाँ पे देखेंगे और जेंडर को भी देखेंगे। तो चलिए समझते हैं। तो देखिए, उन दिनों एकल परिवार यानी जो न्यूक्लियर फैमिली होती है इसका बहुत चलन था। देखिए, भारत की अगर हम बात करें तो भारत में जॉइंट फैमिली होती थी। जॉइंट फैमिली में क्या होता था, परिवार में दादा दादी रहते थे, उनके सारे बच्चे होते रहते थे, उनके बच्चों के बच्चे रहते थे, यानी एक बहुत बड़ा परिवार होता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, जॉइंट फैमिली नहीं है, यहाँ पे तो भाई न्यूक्लियर फैमिली है। न्यूक्लियर फैमिली में कौन होता है भाई? इसमें होता है एक पति, ठीक है,
और उसके साथ रहती है उसकी पत्नी, और इनके जो बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, एक बच्चा हो गया या दो बच्चे हो गए या तीन बच्चे हो गए, इस तरीके से रहते थे। ये कुछ न्यूक्लियर फैमिली होती है, ठीक है, सेपरेट हो जाता है एक तरह से। इसका बहुत चलन था। दासों को परिवारों में सम्मिलित किया जाता था, यानी परिवारों में दासों को भी सम्मिलित किया जाता था। दास क्या काम करते थे भाई? जो घरेलू काम होते वो काम किया करते थे। फिर प्रथम शती ईसा पूर्व तक विवाह का रूप ऐसा था कि पत्नी अपने पति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित नहीं करती थी, ठीक है। जो पत्नी है, वाइफ है, वो अपने हस्बैंड को अपनी जो संपत्ति है वो हस्तांतरित नहीं करेगी, ऐसा सिस्टम था। लेकिन अपने पैतृक परिवार में वो अपने पूरे अधिकार बनाए रखती थी, यानी जो पिता का परिवार होता था वहां पे उसके पूरे अधिकार होते थे, ठीक है। महिला जो होती है, महिला का दहेज वैवाहिक अवधि के दौरान उसके पति के पास चला जाता था, ठीक है। शादी होती थी, दहेज आता था और दहेज जो है उसके पति के पास चला जाता था। लेकिन महिला अपने पिता की मुख्य उत्तराधिकारी बनी रहती थी, पिता की संपत्ति में उसका अधिकार होता था, और अपने पिता की मृत्यु होने पर उसकी जो संपत्ति है उसकी स्वतंत्र मालिक बन जाती थी वो। यानी पिता की मृत्यु हो गई है तो उसकी जो भी संपत्ति है, जो पैसा, जमीन जायदाद जो भी है, वो सब इनको मिल जाता था, ठीक है। रोम की महिलाओं को संपत्ति के स्वामित्व व संचालन में व्यापक कानूनी अधिकार प्राप्त थे, ठीक है। रोम की जो महिलाएं थी, संपत्ति वगैरह पे इनके खूब अधिकार होते थे, इनको मिले हुए थे। तलाक देना काफी आसान होता था, ठीक है, आसान होता था। और काम चालू साक्षरता होती थी। काम चालू का मतलब काम चलाऊ मान लो, मतलब थोड़ी बहुत साक्षरता होती थी। कोई नाम लिखना जानती है या कोई सिग्नेचर कर सकती है, थोड़ा बहुत पढ़ना जानती है, इतनी ही साक्षरता यहाँ पे होती थी, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता समाज में मौजूद थी, यानी सांस्कृतिक विविधता थी, अलग अलग कल्चर के लोग एक ही समाज में रहा करते थे, भिन्न भिन्न उनके कल्चर थे, रीति रिवाज तौर तरीके अलग होते थे, तो ऐसी विविधता, ऐसी वैरायटी भी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक है हमारा आर्थिक विस्तार। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। आर्थिक विस्तार में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, इसको देखते हैं। देखिए, बंदरगाह, खदान, ईंटों के जो भट्टे हैं, खाने हैं, ठीक है, खान जो थी, जैतून के तेल की फैक्ट्रियां जो थी, इनकी संख्या जो थी ये काफी अधिक थी। यहां से काफी पैसा बन जाता था, ठीक है, जिससे उसका आर्थिक आधारभूत ढांचा देखें तो वो काफी मजबूत था, क्योंकि अच्छा पैसा बनता था। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का जो बिजनेस था वो 140 से 160 ईस्वी के वर्षों में बिल्कुल चरम पे पहुंच गया था, यानी जबरदस्त चल रहा था, बिल्कुल बढ़िया चल रहा था, ठीक है। स्पेन के उत्पादित जैतून का तेल जो था वो क्या करा जाता था, कंटेनर में भर लिया जाता था, जिसको ड्रेसल 20 कहा जाता था, ठीक है। अब पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि ये जो ड्रेसल 20 है इसका क्या मतलब है, तो ये कंटेनर होते थे जिसमें जैतून का तेल जो है वो भरा जाता था, ठीक है। स्पेन के तेल उत्पादक और इतावली तेल उत्पादकों के बीच में प्रतिद्वंदता थी, यानी कंपटीशन कौन से तेल उत्पादकों के बीच में है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पेन, ठीक है, स्पेन वर्सेस इटली। इटली के जो इटालियन है और स्पेन के जो स्पेनिश है, इनके बीच में कंपटीशन रहता था तेल उत्पादन को लेकर, ठीक है। दोनों जगह जैतून का तेल वगैरह होता था। रोमन साम्राज्य के सुगठित वाणिज्यिक बैंकिंग व्यवस्था थी और धन का व्यापक रूप से यहाँ पे प्रयोग होता था। साम्राज्य के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आते थे जो अपनी असाधारण उर्वरता के कारण बहुत ज्यादा फेमस थे। जैसे मान लो इटली है, यहाँ पे कैंपेनिया हो गया, सिसिली हो गया, यहाँ की जमीन जो थी ना बहुत ज्यादा उर्वर थी। उर्वर मतलब अच्छी पैदावार वहां पे हो जाती थी, ठीक है, बहुत बढ़िया जमीन थी। मिस्र में फयूम हो गया, गैलीली, बाइजेकियम, ट्यूनेशिया, दक्षिणी गोल, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ पे उपजाऊ भूमि होती थी। कैंपेनिया जो है, कैंपेनिया, यहाँ पे सबसे बढ़िया किस्म की अंगूरी शराब आती थी, यानी अंगूर से बनने वाली जो शराब होती है, ठीक है, विस्की वगैरह, वो यहाँ पर आती थी कैंपेनिया से। और सिसिली और बाइजेकियम जो था ये रोम को भारी मात्रा में गेहूं एक्सपोर्ट कर देता था, क्योंकि यहाँ पे गेहूं खूब होता था, तो ये गेहूं को क्या करते थे, बेचते थे। गैलीली में गहन खेती की जाती थी। गैलीली जो क्षेत्र है यहाँ पे खूब खेती होती थी। स्पेन का जैतून का तेल जो है, स्पेन के दक्षिण में स्पेन का जो दक्षिण है यहाँ पे ये जो गुआड, ठीक है, गुआड लक्विर नदी जो है इसके किनारे के साथ साथ बसी जमींदारियों से आता था। तो जैतून का तेल जो था स्पेन के दक्षिण क्षेत्र में जो नदी थी वहां के जो एरिए थे वहां से आ जाता था, ठीक है। स्पेन की सोने और चांदी की जो खानें थी
यहाँ पे जल शक्ति और खुदाई जो होती थी, खुदाई वगैरह जो होती थी वो जल शक्ति से की जाती थी, यानी ये जल शक्ति का इस्तेमाल भी जानते थे। और पहली और दूसरी शताब्दी में बड़े भारी औद्योगिक पैमाने पर इन खानों से खनिज निकाला जाता था। ठीक है, यहाँ पे खनन का काम भी होता था, खनिज निकाला जाता था। तो इस तरीके से ये जो सारे क्षेत्र थे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे रोमन साम्राज्य में। ठीक है, अब बात करते हैं अगले टॉपिक की कि रोमन साम्राज्य में श्रमिकों का नियंत्रण, श्रमिकों पर कैसे कंट्रोल किया जाता था, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रोमन साम्राज्य जो है यहाँ पे दास प्रथा थी। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि दास प्रथा यहाँ पे होती थी। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे दास होते थे यहाँ पे। आप ये मान लीजिए इटली की जो टोटल जनसंख्या थी वो थी 75 लाख। ठीक है, उसमें से 30 लाख जो थे वो तो केवल दास थे। अब आप सोचो 75 लाख में से 30 लाख दास है, कितने ज्यादा यहाँ पे दास हैं। ठीक है, दासों को एक पूंजी निवेश के नजरिए से देखा जाता था। ठीक है, दासों को कैसे देखा जाता था, पूंजी निवेश के नजरिए से देखा जाता था। क्यों, क्योंकि देखो दास जो थे वो काम कर दिया करते थे। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता था कि उनको, जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, जैसे हमने म्यूचुअल फंड ले लिया या कोई एफडी करा दिया, कोई गोल्ड वगैरह ले लिया, हम ऐसे इन्वेस्टमेंट मानते हैं, या कोई जमीन खरीद ली, ये लोग दासों को खरीदते थे, दासों को इन्वेस्टमेंट मानते थे। जितना ज्यादा दास होते थे उतना ही ये मतलब सही माना जाता था। उच्च वर्ग के लोग जो थे वो दासों के प्रति बहुत गलत रवैया अपनाते थे, क्रूरता, मतलब बहुत बेकार रवैया अपनाते थे। लेकिन जो आम लोग थे वो दासों से कहीं ना कहीं सहानुभूति रखते थे। ठीक है, दासों की कमी होने पर दास प्रजनन को प्रोत्साहन दिया जाता था। दास, कई बार क्या होता था, दासों की कमी हो जाती थी तो ज्यादा मतलब दास प्रजनन पे ध्यान दिया जाता था ताकि और ज्यादा दास पैदा हो जाए। ठीक है, ताकि इनको दासों की कमी ना हो। दासों के काम का निरीक्षण किया जाता था कि वो किस प्रकार का काम कर रहे हैं, उसका ऑब्जर्वेशन किया जाता था। कोई अगर काम चोरी कर रहा होगा तो उसको सजा भी दी जाती होगी। ठीक है, और ऑब्जर्वेशन निरीक्षण क्यों किया जाता था, इसलिए किया जाता था ताकि कोई काम चोरी ना करे। ठीक है, नेक्स्ट है रोमन साम्राज्य में सामाजिक श्रेणियां। रोमन साम्राज्य जो था ना वो कई सारे सामाजिक श्रेणियों में, कई सारे वर्गों में बटा हुआ था। देखिए, अब यहाँ पे मैं रोमन साम्राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ केवल, दुनिया का कोई भी साम्राज्य ले लो, कोई भी साम्राज्य उठा लो, वहां पे वर्ग तो होता ही है, चाहे वो किसान वर्ग हो, एक्स वाई जेड, कोई भी वर्ग हो सकता है। ठीक है, तो रोमन साम्राज्य को हम दो कैटेगरी में बांट के पढ़ते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एक है प्रारंभिक, जिसको आरंभिक भी कहा जाता है। ठीक है, इसको पूर्ववर्ती भी कहा जाता है। दूसरा है परवर्ती, यानी कि बाद का। तो शुरू में क्या था और बाद में क्या था, इसको समझते हैं। तो देखिए, शुरू में क्या था, सेनेटर काफी मजबूत थे। फिर दूसरी कैटेगरी अश्वरोही आ जाते हैं। ठीक है, सैनिक वगैरह आ जाते हैं। फिर सम्मानित वर्ग आ जाता है, निम्नतम वर्ग आ जाता है, और सबसे लास्ट में आते हैं दास। सबसे ऊपर यहाँ पे सेनेटर दिखेगा। शुरू में सेनेटर बहुत ऊपर होते थे। फिर बाद में क्या हुआ, सबसे ऊपर आ जाता है सम्राट, यानी सम्राट से ऊपर कोई नहीं है। फिर आता था अभिजात वर्ग। अभिजात वर्ग को आप सेनेटर ही मान सकते हो, ये सेनेटर हो गए, या फिर इसके अलावा अलग जो सम्राट वर्ग था वो भी इसमें आ जाता है। फिर मिडिल क्लास आ जाता है। फिर सबसे जो निचला वर्ग है, और दास तो हमेशा से नीचे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। इस तरीके से वर्ग व्यवस्था यहाँ पे थी। देखो, परवर्ती काल में, यानी बाद के काल में, चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन जो था प्रथम, इसका शासनकाल शुरू होता है। पहले दो समूह जो सेनेटर थे या नाइट या जो अश्वारोही थे, यानी जो सैनिक वगैरह होते थे, ये एकीकृत होकर विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना है, सेनेटर जो कि कभी सैनिकों को पसंद भी नहीं करते थे, वही सेनेटर आज के समय में मिल चुके हैं किसके साथ, सैनिकों के साथ। ठीक है, सैनिक और सेनेटर दोनों आपस में मिल गए हैं और एक नया अभिजात वर्ग बन चुका है, एक नया वर्ग बन चुका है। ये समय धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन आया। ठीक है, ये परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धनवान थे, ये बहुत पैसे वाले लोग थे, बहुत ज्यादा। लेकिन कई तरीकों से ये विशुद्ध सैनिक सम्राट वर्ग से कम शक्तिशाली भी हुआ करते थे। ठीक है, कि एक अलग से सम्राट वर्ग भी था, उससे कहीं ना कहीं ये कमजोर थे। मध्यम वर्गों की बात करें तो नौकरशाही और जो सेना है, इसकी सेवा से जुड़े जो लोग थे वो आम लोगों में ही शामिल होते थे। लेकिन अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी इसमें शामिल होते थे। उनसे नीचे भारी संख्या में जो निम्नतर वर्ग है, इसका एक विशाल समूह होता था। ठीक है, जिसे सामूहिक रूप से निम्नतम वर्ग कहते हैं। जो मतलब समाज में आप ये लगा लो उनकी स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, काफी निम्न कैटेगरी थी, इसीलिए इनको निम्नतम वर्ग कहा गया है। इसमें कौन कौन लोग आ जाते हैं, इसमें जो गांव के जो मजदूर लोग होंगे वो आ जाएंगे इसमें। उद्योग में या खनन की जो फैक्ट्रियां वगैरह, खनन का काम जो होता है, वहां पे काम करने वाले जो गरीब लोग होते हैं, मजदूर लोग होते हैं, वो आ जाते हैं। या प्रवासी कामगार जो होते हैं, ठीक है, वो लोग आ जाते हैं।
जो अनाज या जैतून की फसल की कटाई करने वाले लोग हैं, जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो सब निम्न वर्गों में आ जाते हैं, ठीक है, जो समाज में निम्नतम वर्ग था। परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों में अगर हम देखें तो चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई थी, यानी चांदी के आधारित जो चांदी के जो कॉइन वगैरह होते थे वो धीरे धीरे समाप्त होने लगे थे, क्योंकि स्पेन की जो खान है यहाँ से चांदी मिलनी बंद हो गई थी। अब चांदी नहीं मिलेगी तो चांदी के सिक्के कहाँ से बनाएंगे, ठीक है। सरकार के पास चांदी जो है, चांदी की मुद्रा प्रचलन के लिए जितनी चांदी चाहिए थी उतनी चांदी बची नहीं, चांदी मिलनी कम हो गई थी। तो कॉन्स्टेंटाइन जो था इसने सोने पे आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित कर दी, यानी सोने से कॉइन वगैरह जो थे वो बनाने शुरू कर दिए। फिर समूचे पुरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा, ठीक है। फिर यही आगे लंबे समय तक चलते रहे हैं। आगे देखो, परवर्ती काल में वहां की जो नौकरशाही है, नौकरशाही कौन होते हैं, जो सम्राट के कर्मचारी होते हैं, ठीक है, सम्राट का जो काम करते हैं, जैसे बड़े बड़े अफसर हो गए, उनके मंत्री हो गए, या सैनिक हो गए, सैनिक कमांडर हो गए, ये सब नौकरशाही होते हैं, ठीक है। तो परवर्ती काल में नौकरशाही के जो उच्च और मध्य वर्ग थे वो बहुत पैसे वाले थे, क्योंकि बहुत पैसा था उनके पास, क्योंकि उन्हें अपना वेतन जो था वो किस रूप में मिलता था, सोने के रूप में मिलता था, यानी सोने के सिक्के वगैरह मिलते थे। तो वो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो था जमीन जैसी संपत्ति खरीदने में लगाते थे। अब पैसा खूब मिल रहा है तो ये उस पैसे का क्या करते थे, जमीन खरीद लेते थे, ठीक है। साम्राज्य में भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा फैल गया था, करप्शन बहुत था। न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्ति के प्रशासन में भी जो बड़े बड़े अधिकारी होते थे, गवर्नर होते थे, खूब लूट खसोट करते थे, लालची बहुत ज्यादा थे, ठीक है, खूब लालची हो गए थे। लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए भी उसमें हस्तक्षेप करा। जब सम्राट को पता लगता है कि भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, वहां पे खूब करप्शन चल रहा है, खूब भ्रष्टाचार चल रहा है, तो उन्होंने इसको रोकने का पूरा क्या किया, प्रयास किया। आगे चलते हैं। रोमन राज्य जो था तानाशाही पे आधारित था, क्योंकि रोमन साम्राज्य में तानाशाही बहुत थी। वहां असहमति या आलोचना के लिए कभी कभार ही इसको बर्दाश्त किया जाता था, ठीक है। तानाशाही थी, राजा जो चाहे, सम्राट जो चाहे वो कर सकता था। अगर कोई असहमति दिखाता है या आलोचना करता है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको सजा मिलती थी। सरकार का विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्रवाई से देती थी, ठीक है। सरकार का अगर कोई विरोध करेगा तो उसके जवाब में सरकार उसको खूब अच्छे से मारती थी, ठीक है, मारा पीटा जाता था। लेकिन 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक नई परंपरा का उद्भव हो चुका था और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर अंकुश लगाने का काम करा, ठीक है। नया सिस्टम लागू हो चुका है, सम्राटों पे कंट्रोल लगाने की कोशिश की जा रही है, सम्राट को कंट्रोल में रखा जाए। सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते अब नए कानून के तहत, और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून के रूप में प्रयोग किया जाता था, ठीक है। यानी जो सम्राट पहले तानाशाही वाला शासन था, जो चाहे वो कर सकता था, कोई सम्राट का विरोध करे, सरकार का विरोध करे तो उसको फांसी तक में चढ़ा सकता था। अब उसके पास वो शक्ति नहीं रही, ठीक है। नए कानून बना दिए गए, सम्राट अब उस तरीके से काम नहीं कर सकता, जनता की भलाई के लिए काम करेगा वो। परवर्ती पुराकाल, रोमन साम्राज्य की अंतिम शताब्दियों में उसका जो सांस्कृतिक परिवर्तन था इस पे नजर डालते हैं, ठीक है। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग जो है रोम साम्राज्य के उद्भव, विकास और उसके पतन के इतिहास का जो अवधि है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यानी परवर्ती पुराकाल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, रोमन साम्राज्य कैसे बना, कहाँ कहाँ तक फैला, ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र उसमें शामिल थे, कैसे उसका विस्तार हुआ, ठीक है, कैसे उसका विकास हुआ और कैसे रोमन साम्राज्य खत्म हो गया। ये सारी जानकारी हमको परवर्ती पुराकाल में देखने को मिलती है। मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 4वीं से 7वीं शताब्दी तक का इसमें देखा जाता है, ठीक है। 4वीं शताब्दी खुद ही अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण था, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है। आपको पता है इस समय कितना ज्यादा रोमन साम्राज्य में बदलाव आ चुका है, ये आपने समझ लिया है। आगे देखते हैं। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों के धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। इसमें हुआ क्या कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन जो था इसने ईसाई धर्म को बना दिया राज धर्म। तो यहाँ पे धर्म में आ गया बहुत बड़ा परिवर्तन, इन्होंने बोला ईसाई धर्म ही राज्य धर्म है इसको, ठीक है। और दूसरा निर्णय इसने ये लिया कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय होने लगा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, राजधर्म बना दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण जो परिवर्तन आया है कि इस्लाम का उदय होने लगा। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन सम्राट डायोक्लिशियन के समय में शुरू होता है। इसने देखा कि साम्राज्य का विस्तार जो है बहुत ज्यादा हो चुका है, तो इसने बहुत सारे प्रदेश या सामरिक या आर्थिक दृष्टि से इसने देखा कि भाई हमारा जो रोमन साम्राज्य वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया है, इतना ज्यादा फैल गया है
कि अब उसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। इसलिए इसने क्या करा, कुछ हिस्सों को छोड़ दिया और साम्राज्य को थोड़ा छोटा बना दिया। जो उसको लगा ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ दिया, जाओ भाई तुम स्वतंत्र हो। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवा दिए ताकि साम्राज्य को सुरक्षित रखा जाए। प्रांतों को दोबारा से पुनर्गठित किया। असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया, यानी सेना का काम अलग है और असैनिक कार्य जो है वो अलग है। अब सेना से दूसरे काम नहीं करवाए जाएंगे, ठीक है। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्ता प्रदान कर दी, यानी उनको ज्यादा ताकत दे दी, जिससे कि सैन्य अधिकारी जो थे ज्यादा शक्तिशाली समूह बन के उभरे, वो बड़े महत्वपूर्ण फैसले भी ले सकते थे, ताकतवर हो चुके थे। सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने जो मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए थे, जैसे कि सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चलाया था उसने, जो 4.5 ग्राम का सोने का सिक्का हुआ करता था, ठीक है। तो ये सिक्का रोमन साम्राज्य जब समाप्त होने को हुआ उसके बाद भी ये जो गोल्ड वाला सिक्का था ये चलता रहा, ठीक है। कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था कि वो दूसरी राजधानी बनाई थी उसने, कुस्तुनतुनिया, जहां, ठीक है, जहां पे तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर जो बसा हुआ है वो ये वाला क्षेत्र होता था, ठीक है। इसे बांजेटाइन भी कहा जाता था। और ये जो नई राजधानी थी तीन तरफ से समुद्र से घिरी हुई थी, और नई राजधानी के लिए नई सेनेट की जरूरत भी पड़ी थी, इनको एक संस्था की जरूरत थी। इसलिए चौथी शताब्दी में शासक वर्ग जो थे उसमें बड़ी तेजी से विस्तार होने लगा था। नए लोगों को इसमें क्या किया जा रहा था, सेनेट में शामिल किया जा रहा था, ठीक है। आगे चलते हैं। औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधे में जो व्यापार के विकास था उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पूंजी लगाई जा रही थी, ठीक है। गांव में उद्योग धंधे लगाए जाने लगे थे, व्यापार को बढ़ावा दिया जाने लगा था, उसमें पैसे की जरूरत थी, पैसा खूब लगाया जा रहा था। इसमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच और प्रेस, ठीक है, पानी की मिलें जैसी नई नई जो टेक्नोलॉजी थी उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। पैसे का खूब अच्छा खासा इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा। पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार भी शुरू कर दिया, जिससे कि व्यापार का कहीं ना कहीं पुनरुत्थान हुआ। जो पहले एक सीमित क्षेत्र में व्यापार होता था वो अलग अलग क्षेत्रों में होने लगा है, ठीक है, जिससे इनको फायदा भी होगा। और इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा और समृद्धि जो थी वो बहुत बड़ी। फायदा क्या हुआ इसका, शहरों में खूब विकास होने लगा, संपत्ति बढ़ने लगी, समृद्धि बढ़ने लगी, लोगों के पास पैसा आने लगा, जिससे कि स्थापत्य कला के नए नए रूप भी विकसित होने लगे। लोग भोग विलास के साधनों को भी खूब इस्तेमाल करने लगे। भोग विलास मतलब लग्जरी आइटम, जो महंगे आइटम होते थे वो यूज करने लगे। शासन करने वाला जो कुलीन था वो पहले से ज्यादा शक्तिशाली भी हो गया और अमीर भी हो गया, पैसा भी खूब आ गया। तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, उस समय का समाज जो था खुशहाल था। यहाँ पे मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल भी होता था, और जो गांव की संपदा थी भारी मात्रा में सोने के रूप में खूब लाभ भी कमाने लगी थी, ठीक है। तो ये परिवर्तन यहाँ पे होने लगा था। तो इतने सारे परिवर्तन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, डिटेल में आपको सारी चीजें बताई है, ठीक है। जहां से क्वेश्चन आते हैं वो भी आपको सारे बता दिए, टॉपिक की यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपको कुछ नई डाउट है, कुछ समझने में दिक्कत आई, या मान लो कोई चीज नहीं समझ में आई, तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, अच्छे से देखो, समझ जाओगे, ठीक है। लाइक जरूर कर दे, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।